दोस्तों, सॉरी बोलकर जो बात बन सकती थी या माफी मांगकर जो मसला सुलझाया जा सकता था, उस मसले को अमित शाह ने, या यूं कहूं अमित शाह के मिजाज ने ऐसा उलझाया कि आज की तारीख में पूरी बीजेपी प्रेशर में है, दबाव में है। अब अंबेडकर विवाद का चौथा दिन है और पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहे थे चारों दिशाओं में, वो आज और ज्यादा उग्र हो गए, तेज हो गए। वो चाहे राजस्थान में जयपुर हो या पूरा राजस्थान हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी हो, या फिर दिल्ली में केजरीवाल हो, या पूरे दक्षिण भारत में हर जगह अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह से माफी की मांग चल रही है। और ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पहली बार बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब के परिवार की तरफ से कहा गया है कि अब माफ़ी का वक्त गया, अब अमित शाह माफ़ी ना मांगे, अब सीधे अमित शाह इस्तीफा दे। अब अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा, ये बाबा साहब के परिवार की मांग है और उनका ये भी कहना है, इसके आगे नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल से खुद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह आडवाणी ने दिया था। आपको अगर याद होगा, अब ये पूरा मुद्दा ऐसे नाजुक मोड़ पर आके खड़ा हो गया है कि पहली बार मायावती ने, जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मायावती ने नाम लेकर अमित शाह का विरोध किया है। और उन्होंने कहा है कि अमित शाह अपना बयान वापस लें। और मायावती ने ऐलान किया है कि अगर बयान वापस नहीं लिया, यानी माफ़ी नहीं मांगी, तो 24 दिसंबर से बहुजन समाज पार्टी और तमाम दलित संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं। और उधर RSS का दबाव बढ़ रहा है कि बेहतर होगा कि अमित शाह माफ़ी मांग के इस मामले को दफन करें। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि मिस्टर अमित शाह इस वक्त, आज की तारीख में, जबरदस्त प्रेशर में है, दबाव में है। विपक्षी पार्टियों की वजह से भी, दलित संगठनों के भी कारण, और उनकी पार्टी के भीतर भी जो एंटी लॉबी है, जी हाँ, जो एंटी अमित शाह लॉबी है, वो भी सक्रिय होती चली जा रही है इसी मुद्दे पर। अब दोस्तों, हकीकत यह है कि 14 साल में पहली बार अमित शाह इतने प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले 2010 में 2010 में CBI ने एक पुलिस एनकाउंटर में, जो गुजरात में हुआ था, उसमें अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में वो तड़ी पार हो गए थे, लेकिन उस पुलिस एनकाउंटर से तो बाहर निकल आए। ये जो मुसीबत है, जो गले की हड्डी बन रही, ना सिर्फ अमित शाह के लिए, मोदी के लिए, RSS के लिए, बल्कि बीजेपी के वोट बैंक के लिए, इस मुसीबत से वो कैसे बाहर निकलते हैं, इसको लेकर सस्पेंस है। आज कुछ बीजेपी के इनसाइडर से मेरी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि कुवैत यात्रा के बाद मोदी जी जब लौटेंगे 2 दिन बाद, तो शायद वो अमित शाह से 1-to-1 मीटिंग करेंगे, सिचुएशन को असेस करेंगे। और उनको लगता है कि ये जो आग है, ये तेज़ी से फैलती चली जा रही है, आंदोलन तेज़ हो रहे हैं, तो शायद फिर मोदी ही मिस्टर शाह को कहेंगे, अपने चाणक्य को कहेंगे कि आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं। अब गुजरात लॉबी इस गले की हड्डी के साथ क्या करती है, उगलती है, निगलती है, क्या होता है, तो मोदी और शाह खुद ही डिसाइड करेंगे कि इसमें रास्ता क्या निकलता है। हो सकता है मिस्टर अमित शाह माफ़ी मांग लें, इसमें देरी से सही। लेकिन आज अमित शाह के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत आई, वो ये आई कि जो प्रकाश अंबेडकर साहब है, प्रकाश अंबेडकर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे, आप कह सकते हैं, मामले में, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ये ग्रैंडसन हैं, पोते हैं, उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। और इन्होंने आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मुझसे कहा कि भाई अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब तो इस्तीफ़ा ही देना पड़ेगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने इस्तीफ़ा दिया था, पेशकश की थी, वो पेशकश अमित शाह को करनी होगी, क्योंकि हमारे परिवार की बात नहीं है, हमारे बाबा साहब की बात नहीं है, ये देश की बात है। उन्होंने बाबा साहब का अपमान करके संविधान का अपमान किया है, उन्होंने एक तरह से देश का अपमान किया है। तो हमसे नहीं, देश से माफ़ी मांगें और आडवाणी की तरह वो इस्तीफे की पेशकश करें। अब ये बातचीत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है, इसको गौर से सुनिएगा, छोटी सी बातचीत है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जो ग्रैंडसन हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उस बातचीत को सुन के कि वाकई मुसीबत तो है अमित शाह के लिए। मैं एक सवाल जो करना चाह रहा था प्रकाश जी, वो ये कि क्या आपको लगता है अमित शाह ने जो कुछ बाबा साहब पर कहा फ्लोर ऑफ द हाउस में, राज्यसभा में, क्या आपको लगता है वो एक तंज था? उसको आप अपमान की दृष्टि से क्यों देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई जरूरत नहीं थी वहां पर, दैट वाज नॉट ओके, मतलब वो ओकेजन नहीं था। उन्होंने जो उनका फ्लो है वो मैंने देख लिया है, उसके आगे और कुछ है और उसके पीछे कुछ है। अब उन्होंने खाली उसमें बीच में जो है अंबेडकर का नाम लेने के बजाय आप भगवान का नाम लीजिए, तो आपके 7 पुरखे जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। उनके स्पीच में ये कहीं भी बैठता नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है, ना उससे कोई मतलब है। तो इसका मतलब यही है कि
उनको जो अड़चने आ रही है संविधान की वजह से, उसका मेरे ख्याल से भनक जो है वो उन्होंने उस वक्त निकाली, ऐसी एक परिस्थिति है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसा है कि जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्री डिसाइडेड कहते हैं, वो मेरे ख्याल से जुमला उनका जो था वो उन्होंने तय करके आए थे कि इसको इस्तेमाल ही करना है। और वो ये है कि उनको कई जगह पे फ्रस्ट्रेशन आना शुरुआत हो चुका है संविधान पे। उनका जो रोजाना है, मतलब आप लोगों ने कभी आरएसएस की हिस्ट्री देखी है या नहीं देखी है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है दीपक जी। लेकिन अगर आपको कहूं कि 1948, 49, 1950 के जो 5 गण्य आरएसएस का जो माउथ पीस है, उसको अगर आप देखोगे तो वो आज जो कह रहे वो उस वक्त भी कह रहे थे। लेकिन फिलहाल अभी के इसमें जो दिक्कतें उनको आ रही है उस संविधान बदलने में, उसका मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर निकला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फ्रस्ट्रेशन निकला है, मतलब आप मानते हैं कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेटेड बात थी जो उन्होंने कही? वो मोटिवेटेड बात थी और जानबूझ के अपमानित करने की बात। लेकिन यहाँ पर मैं अमित शाह जी की भी बात रखना चाहूंगा। अमित शाह ने कहा कि साहब हमारी बातचीत को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, हमारी बातचीत को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बताया गया है। वहां पर मैंने ये कहा कि अगर अमित शाह को लगता है कि उनकी बात की तोड़ मरोड़ की है, तो मैं ये उनसे अपील करता हूं कि उनकी जो असली स्पीच है राज्यसभा की, लोकसभा की, पार्लियामेंट की, वो पब्लिक के सामने ले आए। और वो पब्लिक के सामने ले आने के बाद जो है, क्योंकि मैंने अनएडिटेड स्पीच पार्लियामेंट में होने से मैं उसकी प्रोसीजर्स भी जानता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहना अलग चाहते हो लेकिन फ्लो में अलग होता है, तो आपको 48 घंटे रहते हैं आपको बदलने के, 48 आवर्स रहता है आपके पास कि आप मैं ये नहीं कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था, तो उस वक्त से उसको उस ढंग से लिया जाता था। लेकिन इनका कोई वैसे पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट जो है उसको उसका इनका कोई चिट्ठी नहीं है वहां पर। तो 48 आवर्स होके गए हैं, तो इट रिमेन्स एज इट इज, वैसे की वैसे रहेगा भी वो। प्रकाश जी, क्योंकि जो अंबेडकर जी का परिवार है, यानी क्योंकि मामला बाबा साहेब के अपमान का, आपका मानना है कि उन्होंने अपमान किया अमित शाह ने, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले बात आप ही की सुनी जाएगी, क्योंकि वैसे तो तमाम पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, सारी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन जो स्टैंड है, जो डिमांड है, वो आपकी डिमांड ज्यादा परपेचुअल मानी जाएगी, क्योंकि आप उनके परिवार के, आपका डीएनए है, आप उनके ग्रैंडसन हैं, पोते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं? आप अपनी बात बताइए हमें, आप क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसी है कि एक कॉन्ट्रडिक्शंस आ चुका है। अमित शाह भी होम मिनिस्टर होने की वजह से संविधान उनको लागू करना है और उन पर वो जिम्मेदारी है। अब ऐसा है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की बात जो आ चुकी है, क्योंकि वो जो बदलाव लाना चाह रहे हैं उस बदलाव के लिए कई अड़चनें दिखाई दे रही है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैं यही कहूंगा कि मंत्रिमंडल से खुद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस तरह आडवाणी ने दिया था। आपको अगर याद होगा तो जेएनके के मामले में करीब करीब आडवाणी अकेले नहीं थे, लेकिन 9 अलग अलग पार्टियों के, आडवाणी जैन हवाला जो मामला सभी ने जो है जितने पैसे आए, जैन हवाला नहीं, मैं ये जैन हवाला मामला नहीं है, ये कश्मीर के विद्यार्थियों ने उनको पैसा दिया था, उसको बाद में वो लिंक किया गया था जैन हवाला से। लेकिन मैं अगर कहूँ कि कश्मीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके यहाँ से उनको मिला था। वो बच्चे भी जो है उनको कुछ पता नहीं था कि क्या क्या है क्या नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये सब बातों पे चर्चा हुई वहां पर। मैं उस वक्त पार्लियामेंट में ही था, लेकिन आडवाणी का इस्तीफा किसी ने मांगा नहीं, आडवाणी ऑन इट्स ओन। मैं इसमें जब तक बरी नहीं होता तो अब तक मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूं। ये तो ऊंची तरह की राजनीति जो है वो मेरे ख्याल से अमित शाह ने बतानी चाहिए। प्रकाश जी, आपका मैं बहुत एहतराम करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वो, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, अमित शाह से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो माफी मांग लें, भाई आप तो परिवार के, अंबेडकर परिवार के, अगर वो माफी मांगे तो अंबेडकर जी का परिवार, आप तब संतुष्ट हैं? अगर माफी मांग ले कि साहब गलती हो गई हमसे? नहीं, मैं ये कहूंगा कि इस पर जो निर्णय लेना है, हम लोग जो कहना है वो हम लोग कह चुके हैं। अब इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी है, उनको इस पर फैसला लेना चाहिए। और ये परिवार की माफी मांगनी नहीं चाहिए, उन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। देश की माफी मांगेंगे तो मेरे ख्याल से, क्योंकि परिवार ये सवाल में नहीं आता है, हमने खाली अपनी बात कही, देश की माफी मांग के उन्होंने इस मामले को खत्म करना चाहिए। दीपक जी, एक बात ये कहूंगा, इसमें इश्यू बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, इश्यू ये संविधान है।
संविधान के निर्माता बाबा साहब होने की वजह से उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया है। इशू इस संविधान है, इसलिए उन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। तो एक पहलू माफ़ी और इस्तीफे का है, जो एक रास्ता है अमित शाह के लिए जहां से वो इस मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ पार्टी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। इसके अलावा